हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। और दोस्तों आज हम लोग शेड्यूल्स पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट कल का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो कल दोस्तों हमने भारत के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा था। पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा दोस्तों कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और दोस्तों अनुच्छेद 76 में इसके बारे में दिया हुआ है। और दोस्तों इसकी योग्यता वही होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति बन सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसके क्या राइट्स हैं और दोस्तों क्या इसके अधिकार है, क्या ये फंक्शन करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों ये हमने जाना था। और सेकंड दोस्तों काग के बारे CAG, इसके बारे में हमने ये जाना था दोस्तों कि ये भारत का सब खर्चे पानी का हिसाब रखता है कि कितना आय है, कितना व्यय है। BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये सबसे एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है जो संसद के और उसके विधियोग, मतलब जो भी विधानमंडल, जो भी सरकारी प्राधिकरण है वो कितना खर्चा करते हैं उसका ये हिसाब रखता है। तो ऐसा BR अम्बेडकर साहब ने इनके बारे में कहा था। और उसके बाद दोस्तों हमने मिसलेनियस जी के फैक्ट्स डिस्कस किए थे। और दोस्तों अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों उसको आप ज़रूर रिवाइज करें। जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी किताब से पढ़ते हैं दोस्तों, उसको अगले दिन रिवाइज ज़रूर करें। अगले 2 दिन या अगले 4 दिन में दोस्तों उसको आप रिवीजन करते रहें। इस तरह से वो कंटेंट आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला आता है शेड्यूल 1 अनुसूची 1। इसमें लिखा है दोस्तों, इसमें दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम शामिल हैं। जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि अपने देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आ गया अगला अनुसूची दोस्तों, अनुसूची 2 शेड्यूल 2। इसमें दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के भत्तों, विशेषाधिकारों और परिलब्धियों के संबंध में प्राविधान दिए गए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने लोकसभा राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, और दोस्तों राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भी दोस्तों जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उनके बारे में, उनके भत्तों, विशेषाधिकारों, उपलब्धियों के बारे में अनुसूची 2 में दिया हुआ है। अनुसूची 3 में दोस्तों ओथ ऑफ ऑफिस, मतलब शपथ और परिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं। अनुसूची 4 में दोस्तों क्या है कि इसमें दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, वो अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। अनुसूची 5 में है दोस्तों कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान शामिल हैं। तो दोस्तों अब तक हमने अनुसूची 5 डिस्कस कर ली। अगला अनुसूची है दोस्तों शेड्यूल 6। इसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्राविधान शामिल है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये अनुसूची 7 को मैंने दोस्तों रेड और ग्रीन कलर से लिखा है। इसका मतलब दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 3 विधायी सूचियाँ शामिल हैं। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन तीनों सूचियों में दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट शामिल हैं। मैं यहाँ सारे सब्जेक्ट तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके अंडर में वो मैंने लिख दिए हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए दोस्तों, प्लीज़ इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद मतलब अनुसूची 7 जो अनुच्छेद 246 में भी इसमें वर्णन है दोस्तों। संघ सूची में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? यूनियन लिस्ट में देश की रक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, करेंसी। ठीक दोस्तों, संचार और मुद्रा, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ठीक दोस्तों, तो इसी तरह के 100 सब्जेक्ट जो है दोस्तों हमारे संघ सूची में शामिल हैं। लेकिन ये दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो संघ सूची में आते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है दोस्तों राज्य सूची। राज्यों के बीच व्यापार, पुलिस, फिशिंग, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, थिएटर उद्योग, सिंचाई मतलब इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोड, लिबर्टी, स्पोर्ट्स। तो ये दोस्तों स्पोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा जाता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि इस एस से स्पोर्ट्स और एस से स्टेट। दोस्तों ये हमारा राज्य सूची में आएगा, ये कभी एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सूची हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों? 61। ठीक, तो इसको आप जरूर याद रखिए। आगे एक लेक्चर में दोस्तों मैं इसके लिए कुछ ट्रिक भी बताऊँगा आपको, जिससे आपको याद रखने में आराम हो। अभी हाल फिलहाल आप इसी से काम चलाइए। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में दोस्तों कौन कौन से हैं? स्टैम्प ड्यूटी, ड्रग्स एंड पॉइजन, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण मतलब लेबर लॉज जो होते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, वन, नापतोल, वन्य जीवों का संरक्षण। इसमें दोस्तों पक्षियाँ भी शामिल हैं। और दोस्तों न्याय का प्रशासन। ठीक, और इसमें दोस्तों टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक, तो इस तीनों को आप जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों।
ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों अगला आ गया अनुसूची 8। इसमें 22 भाषाएं हैं दोस्तों। और दोस्तों पहले इसमें 18 थी, बाद में किसी संविधान संशोधन के थ्रू इसमें 4 और जोड़ा गया, बोडो, डोंगली, मैथिली, संथली। ठीक दोस्तों, ये 4 भाषाएं किसी संविधान संशोधन के थ्रू इसमें और ऐड की गई थी, तो ये टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला गया दोस्तों अनुसूची शेड्यूल 9, अनुसूची 9। यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। ठीक दोस्तों, अनुसूची 10 में क्या है दोस्तों कि इसमें संसद और अन्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। मतलब दोस्तों कि कोई संसद या कोई विधानमंडल का सदस्य किन कंडीशंस पे अयोग्य हो जाएगा उसका सदस्य रहने से, तो उसमें ये सब कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक दोस्तों, जो दल बदलवा नियम है दोस्तों वो इसी भी अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक दोस्तों, तो ये टर्म इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों अनुसूची 11, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इस पर ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये इसमें वो प्राविधान शामिल है जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उसके जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसको भी जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 से। ठीक दोस्तों, अगला है दोस्तों अनुसूची 12। इसमें जो है दोस्तों म्यूनिसिपालिटीज़। ठीक दोस्तों, ये मुझे याद है किसी स्टेट SSC के किसी एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ था, म्यूनिसिपालिटी किस शेड्यूल में आता है, तो दोस्तों अनुसूची 12। अनुसूची 12 इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है। इससे करस्पॉन्डिंग संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक दोस्तों, तो अब तक ये दोस्तों हमने अनुसूची 1 से अनुसूची 12 डिस्कस की है। इसमें हर अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शेड्यूल 7 है, क्योंकि इसमें तीनों सूचियाँ और उनके क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। और अनुसूची दोस्तों 11 है। दोस्तों ये दोनों सूची आप जरूर ध्यान रखिएगा, अनुसूची 7 और अनुसूची 11। ठीक दोस्तों, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इन्हीं दोनों से उठ के आते हैं। अगला है दोस्तों भारत के कुछ महत्वपूर्ण आयोग, इन शॉर्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम, क्योंकि इस पर एक कई साथ ही पॉइंट बनते हैं। जैसे दोस्तों फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। दोस्तों इसका क्या काम है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। अभी जो करंट फाइनेंशियल आयोग चल रहा है वो दोस्तों 15वां वित्त आयोग, और उसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, नंद किशोर सिंह। ठीक दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों नीति आयोग। पहले दोस्तों ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, बाद में 2014 के आसपास इसको फिर दोस्तों बंद कर दिया, उसकी जगह बनाया गया नीति आयोग। और दोस्तों इसका चेयरमैन PM होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री। अगला आगे दोस्तों NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग। इसका क्या काम है दोस्तों, मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। इसके चेयरमैन अभी कौन बने दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक दोस्तों, तो ये टर्म आप इनको जरूर याद रखिएगा, ये अभी पॉइंट किया गया है इनको, अरुण कुमार मिश्रा जी को। और एक दोस्तों एक मानवाधिकार आयोग के बारे में एक फैक्ट है कि 2019 से संविधान संशोधन के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या करंट न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों चीफ लेबर कमिश्नर, ये श्रम कानूनों और श्रम संबंधी मुद्दों को लागू करता है। ठीक दोस्तों, अगला आयोग है दोस्तों UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। ये अनुच्छेद 315 में इसके बारे में दिया हुआ है संविधान में। और दोस्तों संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, मतलब जो भी IAS PCS इनके जो भी दोस्तों एग्ज़ाम्स होते हैं IPS, तो वो उसको संचालित करती है। और दोस्तों साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती। कभी कभी दोस्तों मतलब कि UPSC ऐसे भी वैकेंसीज निकालती है जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उससे सीधी भर्ती हो जाती है। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों मिसलेनियस GK फैक्ट्स। तो इसमें मैंने 2-3 पॉइंट फिजिक्स के डाले हैं और उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है। ये ऐसे रीजनिंग भी और ऐसे फिजिक्स में भी दोस्तों पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दिया। इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, रेडियो कार्बन वायुमंडल में किसके परिणाम स्वरूप फैलता है या पैदा होता है, तो दोस्तों वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन्स है और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव से। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है ब्लॉटिंग पेपर पर सोखी गई स्याही का अवशोषण किसके कारण होता है दोस्तों, केशिकातों के कारण। जैसे दोस्तों कि आप हम जैसे दोस्तों नहाने के बाद टॉवेल से अपना हाथ पोंछते हैं या शरीर पोंछते हैं दोस्तों, वो भी कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। जैसे आप सूखा कपड़ा लीजिए, उसको खाली पानी में डुबोइए, देखेंगे दोस्तों ये पानी धीरे धीरे उसमें कुछ हाइट तक आ जाता है, तो वो दोस्तों किस वजह से होता है दोस्तों, केशिकातों के कारण, कैपिलरी एक्शन। ठीक दोस्तों, तो ये वो टर्म इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद रखिए। और दोस्तों एक है कि बड़े ट्रांसफार्मर जब कुछ समय के लिए उपयोग किए जाते हैं और उसमें तेल प्रसारित करके ठंडे होते हैं,
तो उसमें गर्म होने की वजह क्या होती है दोस्तों? करंट का तापीय प्रभाव और दोस्तों हिस्टेरिस लॉस। यह हिस्टेरिस लॉस क्या होता है दोस्तों? कि यह वह ऊर्जा हानि है जो ट्रांसफार्मर के कोर में चुंबकीय संतृप्ति के कारण होती है। मतलब दोस्तों बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जब बहुत देर तक चलते हैं दोस्तों तो उसमें गर्मी आ जाती है, वो बहुत गर्म हो जाते हैं, तो उसमें कूलिंग ऑयल रखा जाता है, जिसको कूलिंग ऑयल ट्रांसफार्मर के चारों ओर सर्कुलेट करता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा था कि ये गर्म होने की वजह क्या होती है? तो दोस्तों टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ करंट एंड हिस्टेरिस लॉस। ठीक दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। ये रीजनिंग में ऐसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग में भी पूछ सकता है ये। तो दोस्तों इसमें है क्या है सवाल कि एक हवाई जहाज 600 किलोमीटर के वेग से 1960 मीटर की ऊंचाई पर 36 दिशा में उड़ रहा है, मतलब दोस्तों सीधा उड़ रहा है। जब यह ज़मीन पर किसी बिंदु ए पर लंबवत होता है, मतलब ज़मीन से डायरेक्ट लंबवत है दोस्तों, तो इससे एक बम छोड़ा जाता है। जो बम बिंदु बी पर ज़मीन से टकराता है, दूरी ए बी कितनी है? मैं दोस्तों इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, तो डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा कि हवाई जहाज़ की हाइट कितनी है, बम कैसे गिरेगा। तो उससे दोस्तों आपको पिक्चराइजेशन अच्छा हो जाएगा सवाल का। तो आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं हम। तो ये दोस्तों हमारा हवाई जहाज़ हो गया। ये दोस्तों पॉइंट ए हो गया, जिससे कहा है कि ये 1960 मीटर की ऊंचाई पर 36 दिशा में उड़ रहा है। ठीक दोस्तों, और जब ये ज़मीन पर किसी बिंदु पर ए पर लंबवत होता है, मतलब दोस्तों देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हवाई जहाज़ जो है दोस्तों इसी ए बिंदु के लंबवत है, और इसकी हाइट कितनी दी है दोस्तों? 1960 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका वेग कितना है दोस्तों? 600 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि ये एक बम इससे गिराया जाता है। तो दोस्तों जब बम ये जो हवाई जहाज़ दोस्तों इस दिशा में उड़ रहा है, जब इससे बम गिराएंगे दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी 36 दिशा से उड़ रहे हवाई जहाज़ से कोई बम गिराया जाएगा, तो दोस्तों वो उसका जो पथ होगा दोस्तों उसका जो प्रोजेक्ट मोशन होगा वो दोस्तों पैराबोलिक होगा। क्या होगा? पैराबोलिक। हिंदी में बोले तो दोस्तों परवलयाकार। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि जो ज़मीन पर किसी बिंदु बी से टकराता है। अब दोस्तों ये जो है ये ए बी की डिस्टेंस हमको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम में जो है दोस्तों यही एक्स की वैल्यू पूछा है। ठीक दोस्तों, तो हमारा दोस्तों यहाँ देखिए इसकी वेलोसिटी दी है, ये हाइट दी है। ठीक दोस्तों, और हमको बताना है कि ये ए बी कितना है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाई स्कूल में हम दोस्तों मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ते थे, तो गति के समीकरण। तो दोस्तों उसी 3 मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज इसमें होगा दोस्तों। तो मैं पहले बोर्ड पर वो 3 इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके वो आपको समझाऊंगा, और इसमें हम वही 3 इक्वेशंस को दोस्तों हम इस फार्मूले इस सवाल में इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हाउ विल गेट यूर आंसर। तो दोस्तों ये सही है मोशन ऑफ इक्वेशन। पहला इक्वेशन है दोस्तों v बराबर u प्लस ए टी। मैं इन शॉर्ट दोस्तों इस सिंबल्स के मतलब बता देता हूँ। v मतलब होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a हो जाता है दोस्तों त्वरण, और t हो जाता है दोस्तों टाइम। ठीक दोस्तों, v हो जाएगा अंतिम वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ये है त्वरण और ये है टाइम। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों विस्थापन का इक्वेशन है। s बराबर चली गई दूरी, और s और u अरे तो हमने बता ही दिया है। और दोस्तों ये हो गया तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ ध्यान देने बात ये वाली दोस्तों कि दीज ऑल आर स्केल वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वी हो गया, यू हो गया, ए हो गया, एस हो गया, यू। ठीक दोस्तों, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों ये हम इसमें प्लस माइनस जो है दोस्तों एज पर डायरेक्शन के हिसाब से रखा जाता है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले जैसे हम बचपन में सवाल लगाते थे तो कोई भी चीज़ लिखते थे कि माना कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, उस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों माना कि ए बी की वैल्यू x है, तथा जहाज तथा बम को ए से बी तक
पहुंचने में t सेकेंड लगेगा। ठीक दोस्तों, ये दो चीज़ हमने मान ली, x और t। मतलब दोस्तों हमारे पास दो अननोन है x और t। अब सबसे पहला हमारा काम होगा दोस्तों t फाइंड करना, उससे दोस्तों फिर हम x निकाल लेंगे। तब दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि जितनी देर में ये बम को a से b तक पहुंच रहा है दोस्तों उतनी देर में दोस्तों ये हमारा बम यहाँ से इस हाइट से o से यहाँ भी आएगा। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों अगर बम की फाइनल और लास्ट पोजीशन देखें दोस्तों, तो जितनी देर में हमारा बम ये दूरी तय कर रहा है 36 दिशा में, उतनी देर में दोस्तों हमारा बम ये ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है। ठीक दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। जितनी देर में हमारा बम ये 36 दूरी x को ट्रेवल कर रहा है, उतने ही समय में दोस्तों हमारा बम जो है ये ऊर्ध्वाधर हाइट को भी ट्रेवल कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ इक्वेशन लगाएंगे दोस्तों इसका v बराबर u प्लस AT। ठीक दोस्तों, तो ये बम के लिए है। ठीक दोस्तों, बम के लिए। तो दोस्तों यहाँ जब बम इससे छूटा है दोस्तों जहाज से, तो दोस्तों उसका प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ बम के ऊर्ध्वाधर गति के लिए दोस्तों हम गति के दो समीकरणों को लिख रहे हैं जिनका हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम v निकालेंगे इस इक्वेशन से, फिर v की वैल्यू यहाँ पुट करके दोस्तों हम वो टाइम निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम ऊर्ध्वाधर गति की बात करें दोस्तों, ये हमारा वो पॉइंट है, ये दोस्तों a है और ये b है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऊर्ध्वाधर गति के लिए दोस्तों बम में खाली क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग तो है नहीं। मतलब दोस्तों u बराबर 0। ठीक दोस्तों, तो इस u बराबर u की वैल्यू 0 करते हुए दोस्तों हम इस इक्वेशन को लिख देंगे v स्क्वायर बराबर 2, a मतलब दोस्तों गुरुत्व वाला g, और दोस्तों s मतलब ये h मतलब ये हाइट हमारा। दोस्तों ये हमारा कितना है h 1960। ठीक दोस्तों, तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू 1960। ठीक दोस्तों, तो v बराबर आ गया दोस्तों हमारा अंडर रूट में 2 इंटू 9.8 इंटू 1960। अब इस वैल्यू को दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, नहीं रुक दो। हाँ दोस्तों, फिर देखिए हमने इसको इक्वेशन में दोस्तों u की वैल्यू डाल दी जो 0 थी, 1 2 तो गुरुत्वाकर्षण वाला जो त्वरण g होता है वो डाल दिया दोस्तों। ठीक, और उसके बाद दोस्तों ये 2 था ही, हाइट हमको पता है दोस्तों, ये h हमें पता ही, हाइट 1960 मीटर सवाल में दिया हुआ है। तो उससे दोस्तों हमारा ये आ गया इक्वेशन, ये v बराबर अंडर रूट 2 इंटू 9.8 और इंटू 1960। सॉरी दोस्तों 20 नहीं होगा। अब इसी वैल्यू को दोस्तों हम आगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोस्तों हमारा जो है समय आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ मैं मिटाता हूँ इस डायग्राम को, मैं ये यहाँ पे जगह बनाता हूँ ताकि हम लोग टी उसके बाद फाइनल आंसर निकाल सकें। तब दोस्तों जैसा कि हम गति के प्रथम समीकरण के हिसाब से देख सकते हैं क्या लिखा है दोस्तों, v बराबर u प्लस AT। ठीक दोस्तों, u चूँकि हमारा दोस्तों अभी हमने देखा कि बम में खाली अगर ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो बम का जो प्रारंभिक वेग है दोस्तों 0 है। दोस्तों हमारा u 0 हो गया। दोस्तों हमारा समय कितना आ जाएगा, t बराबर v/a, a मतलब दोस्तों g। तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं दोस्तों। ये हो गया v की वैल्यू हो गई दोस्तों, और ये हो गया हमारा दोस्तों g। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सिंप्लीफाई जब करके सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अपने आप ही हमारा दोस्तों 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल अंडर रूट और कैलकुलेशन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमको निकालनी है AB। तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। समय हमको दिया है दोस्तों 20 सेकेंड, और दोस्तों वेलोसिटी हमारा कितना दिया है दोस्तों
पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, यहाँ देखिए दोस्तों वेग का यूनिट दिया हुआ 600 किलोमीटर पर आवर और समय हम सेकंड में ले रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले 600 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हम बेसिक्स में पढ़े रहते हैं कि किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतना इंटू दोस्तों 20। इसको दोस्तों जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 3333.33 मीटर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, या 3.33 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, तो ये सवाल में दोस्तों देखने में लेंदी लग रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसको विद इन 2 मिनट्स दोस्तों एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें नया करने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक मोशन ऑफ इक्वेशंस को जिसको आता है दोस्तों वो इस सवाल को 2 से 3 मिनट में कर लेगा। और दोस्तों इसमें कोई रटने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों आप रीजनिंग में या फिजिक्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स पर ज़रूर ध्यान दिया करिए। दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा, आज हमने शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा कुछ, और फिर जो हमारे भारत में जितने महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके बारे में इन शॉर्ट जाना, और दोस्तों फिजिक्स के 2-4 फैक्ट्स जाने। उसके लास्ट बाद में दोस्तों ये न्यूमेरिकल। हाँ और दोस्तों अगर दोस्तों आपको इस न्यूमेरिकल को समझने में कोई भी दोस्तों दिक्कत हुई हो या लगा हो कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए, ताकि मैं और अच्छे से समझाऊँ आपको, या मैं इसको दोबारा समझा दूँगा। ठीक दोस्तों, तो ये सिंपल था। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मेरी वही अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट लगातार करते रहें, ताकि मुझे वीडियो को अपना इम्प्रूव बनाने में और हेल्प मिले, और मैं और भी कुछ और कंटेंट डालना हो तो दोस्तों वो भी डाल लूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो भी कमिंग एग्ज़ाम्स हैं आने वाले दोस्तों, वो चाहे लेखपाल हो, चाहे आरओ की भर्ती हो, और दोस्तों या सीआरपीएफ, तो दोस्तों आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि सर इसके प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर सेट कराइए। दोस्तों मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन बस उसके लिए दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कल हम डिस्कस करेंगे आगे का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।